2018 एक स्कैम सामने आया जिसने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया। वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ इंडिया, द नीरव मोदी स्कैम। एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ 11,400 करोड़ का स्कैम किया और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। 7 साल तक बिना कोई ईएमआई भरे वो बैंक से पैसे लेता रहा। इसका स्कैम डिस्कवर होने के बाद गवर्नमेंट को बैंकिंग रेगुलेशंस तक चेंज करने पड़े, एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना पड़ा। आखिर क्या रीजंस थे कि इतना बड़ा स्कैम हो गया और किसी को पता भी नहीं चला? अगर आप एक ईएमआई मिस कर लेते हो तो बैंक्स आपके पीछे पड़ जाते, जबकि नीरव मोदी ने 7 साल तक एक भी ईएमआई नहीं भरी, फिर भी बैंक ने कुछ नहीं किया। आखिर कौन था नीरव मोदी और क्या वो स्कैम था जिसने वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन को मोस्ट वांटेड बिलियनियर बना दिया? 27 फेब 1971 को नीरव मोदी का जन्म हुआ पालमपुर, गुजरात में। नीरव मोदी की पूरी फैमिली वॉज इन डायमंड बिजनेस 1980। दैट टाइम बेल्जियम को डायमंड का हब कहा जाता था। उसी के चलते अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नीरव मोदी की फैमिली बेल्जियम में सेटल हुई और वहीं पे नीरव मोदी भी बड़े हुए। तो नीरव मोदी के ग्रैंडफादर थे केशवलाल मोदी, जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और उनके एक दोस्त थे चीनू भाई चौकसी, वो भी डायमंड के बिजनेस में थे। सो दोनों फैमिली के अच्छे टर्म्स होने के कारण केशवलाल मोदी ने अपने लड़के दीपक मोदी और चीनू भाई चौकसी ने अपनी लड़की गीता चौकसी की शादी करा दी और उन्हीं का बच्चा हुआ 1971 में नीरव मोदी। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो बेल्जियम में ही सेटल हो गए। आपने गीतांजलि का नाम जरूर सुना होगा, वो चीनू भाई चौकसी की कंपनी थी। जब नीरव मोदी बड़ा हुआ तो वो मुंबई वापस आ गया अपने मामा मेहुल चौकसी के पास, ताकि वो डायमंड बिजनेस को समझ सके और सीख सके। उस समय पे गीतांजलि काफी बड़ा बन गया था, 4,000 से ज्यादा स्टोर्स ओपन हो चुकी थी। सो कुछ साल मेहुल चौकसी के साथ रहकर सब सीखने के बाद कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे वर्क करता है डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में, नीरव मोदी ने 1999 में अपना खुद का बिजनेस ओपन किया, रॉ डायमंड का, और कुछ ही टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया वर्ल्ड वाइड। 2009 तक नीरव मोदी रॉ डायमंड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही काम करता था, पर 2010 में नीरव मोदी ने ज्वेलरी बिजनेस में अपनी एंट्री ली और एक ऐसी यूनिक ज्वेलरी बनाई जिसका नाम था गोलकुंडा नेकलेस। ये नेकलेस वर्ल्ड वाइड लोगों को काफी पसंद आया, जिसके चलते वो इंडिया के फर्स्ट ज्वेलर बने जो फीचर हुए क्रिस्टी एंड सॉथबाइस के ऑक्शन में, जो आर्ट्स एंड ज्वेलरी का ऑक्शन कराते हैं वर्ल्ड वाइड, और वो नेकलेस बिका 16 करोड़ का। दैट टाइम नीरव मोदी ने खुद के नाम से अपना ज्वेलरी का बिजनेस ओपन कर दिया, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वर्ल्ड वाइड नीरव मोदी की ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ रही थी, बट ज्वेलरी बनाने के लिए और ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपको डायमंड्स चाहिए होते हैं और उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो वहीं से स्कैम की शुरुआत हुई। जब भी एक ज्वेलरी बिजनेस में आपको डायमंड्स इंपोर्ट कराने होते हैं किसी बाहर की कंट्री से, तो आपको उस कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। सो उसके लिए ज्वेलरी बिजनेस बायर्स क्रेडिट यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, सपोज आपका ज्वेलरी बिजनेस है और आपको ज्वेलरी के ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए डायमंड इंपोर्ट कराने हैं बाहर की किसी कंट्री से, बट उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब आप इंडियन बैंक से जाके लोन ले सकते हो, बट उसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ऊपर से करेंसी एक्सचेंज का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। सो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप एक फॉरेन बैंक से ही लोन लेकर उसी के एक्सपोर्टर को पैसे पे कर दो। बट एक फॉरेन बैंक आपको लोन क्यों देगा? सो उसके लिए आप इंडियन बैंक के पास जाते हो, जैसे पीएनबी, जो फॉरेन बैंक से लोन लेता है और गारंटी देता है। सो होता ये है कि आप एक ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजते हो एक्सपोर्टर को, जिसके अगेंस्ट में वो आपको इनवॉइस भेजता है, जिसको लेकर आप इंडियन बैंक के पास जाते हो कि हमें इतने अमाउंट का बायर्स क्रेडिट चाहिए, जिसपे इंडियन बैंक आपको बोलता है कि आपको मिल जाएगा, बट आपको उसके बदले में उतने ही अमाउंट का कोलेट्रल एज सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन बैंक सारी चीजें वेरीफाई करता है और अप्रूवल दे देता है बायर्स क्रेडिट का। देन उसके बाद एलओयू लेकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो फॉरेन बैंक के पास जाता है थ्रू स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इस इंपोर्टर को पैसे दे सकते हो और अगर ये डिफॉल्ट हो जाता है तो हम इसकी गारंटी लेते हैं और हम सारा पैसा चुका देंगे। अब जैसे ही एलओयू फॉरेन बैंक के पास आता है तो वो डिटेल्स चेक करके पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं, बट वो अमाउंट डायरेक्ट एक्सपोर्टर के पास नहीं जाता, वो जाता है पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में। हर बैंक का फॉरेन में एक अकाउंट होता है जिसे हम नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, और वहीं से वो पैसे एक्सपोर्टर को मिलते। पीएनबी लोन नहीं देता, बट एज अ गारंटियर बीच में काम करता, उसको कमीशन मिल जाता है, इसलिए वो बैंक के लिए भी काफी अच्छी चीज होती है। अब जो बैंक होता है वो बायर्स क्रेडिट देने के बाद सारी डिटेल्स, ट्रांजैक्शन की, कंपनी की डिटेल्स, सिक्योरिटी बैंकिंग सिस्टम में ऐड करता है। सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम में उसका रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है। जो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम पे बातें होते हैं इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक के बीच में, उसका रिकॉर्ड भी क्रिएट किया जाता है और टाइम टू टाइम इसको ऑडिट किया जाता है ताकि कुछ फ्रॉड ना हो। सो आखिर नीरव मोदी ने ऐसा क्या किया कि वो स्कैम बन गया? इन सारी चीजों की शुरुआत हुई मुंबई की पीएनबी ब्रेडी हाउस ब्रांच में। पीएनबी में 2 की एम्प्लॉयज थे, गोकुलनाथ शेट्टी जो उस समय पीएनबी के मैनेजर थे,
एंड मनोज खरत जो क्लर्क थे, और वही लोग जो स्विफ्ट मैनेजिंग सिस्टम था और एलओयू का सिस्टम था उसको मैनेज करते। सो नीरव मोदी ने उनके साथ मिलकर ये स्कैम किया। 2011 में नीरव मोदी ने गोकुलनाथ शेट्टी से कहा कि हमारी तरफ से एलओयू की रिक्वेस्ट आएगी और आप उसको अप्रूव कर देना, बट उसके बदले में हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। जिसपे गोकुलनाथ शेट्टी ने पहले तो मना किया कि इसका ऑडिट होता है और ये पॉसिबल नहीं है। जिसपे नीरव मोदी ने कहा कि तुम हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना और सिक्योरिटी मत लेना और ये सारी चीजें सीबीएस में रिकॉर्ड मत करना। और यही चीज करके नीरव मोदी बैंक से पैसे लेता रहा। बट सोचने की बात यह है कि एक लूप होल था जिसका नीरव मोदी ने फायदा उठाया। अब फ्यूचर में जब उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वो सारे पैसे चुका देता। बट नीरव मोदी का कभी प्लान ही नहीं था उन पैसों को वापस लौटाने का, और ऐसा करके वो बैंक से पैसे लेता रहा जिन पैसों का गारंटियर पीएनबी था। सो अगर नीरव मोदी वो पैसे लौटा नहीं पाता तो वो सारे पैसे पीएनबी को लौटाने पड़ते। और इतना ही नहीं, नीरव मोदी ने पैसे इंडिया से बाहर भेजना भी स्टार्ट कर दिया था अपनी शेल कंपनीज के थ्रू। शेल कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती है जिनका खुद का कोई ऑपरेशंस नहीं होता। सो ऐसी 17 कंपनीज दुबई में, हांगकांग में, ऐसे ही बहुत से कंट्रीज में उसने स्टार्ट कर दी और वहां पे उन कंपनीज में फेक डायरेक्टर्स बैठा दिए ताकि किसी को शक ना हो कि उस कंपनी का मालिक नीरव मोदी। अब उन शेल कंपनीज का फायदा उठा के वो बैंक्स को फेक ऑर्डर्स बताता गया डायमंड के और बैंक से पैसे लेता रहा, और उसने उन पैसों को शेल कंपनीज में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा नहीं था कि नीरव मोदी का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था और उस रीजन से वो बैंक के पैसे लौटा नहीं पा रहा था। नीरव मोदी इजीली लोन उठा रहा था जिससे उसका बिजनेस भी ग्रो हो रहा था। उसकी बनाई हुई ज्वेलरी बड़े बड़े ऑक्शन में बिक रही थी, जिसके चलते उसने नीरव मोदी ब्रांड की और भी बहुत सी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड ओपन कर दी, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस सब शामिल होते थे। 2018 में नीरव मोदी ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी नीरव मोदी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और इतना ही नहीं, वो अपनी फ्रेंचाइजी भी सेल करते थे 10 करोड़ में। उसी समय हरि प्रसाद करके एक आदमी ने वो फ्रेंचाइजी बाय करी, बट 10 करोड़ पे करने के बाद भी जो ज्वेलरी उनको मिलनी चाहिए थी 25 करोड़ वर्थ की, वो नीरव मोदी ने कभी उनको पे ही नहीं करी। और ऐसे ही बहुत से फ्रॉड नीरव मोदी ने करे। अपनी पावर को यूज करके वो हर एक चीज को दबा देता था। 2017 तक नीरव मोदी ने 11,400 करोड़ का अमाउंट बैंक से लेके इंडिया से बाहर भिजवा दिया था। हर एक चीज सही चल रही थी। प्रॉब्लम जब आई जब पीएनबी का मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर्ड हो गया और नया मैनेजर पोस्ट हुआ। कुछ महीने बाद फिर से नीरव मोदी की कंपनीज एलओयू लेकर अप्रोच करती है बैंक लोन के लिए अपनी कंपनीज फायर स्टार डायमंड और स्टेलर डायमंड के थ्रू। इस पे बैंक का मैनेजर बोलता है कि हाँ, मैं ये लोन तो अप्रूव कर दूंगा, बट इसके अगेंस्ट में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अब दैट मोमेंट पे जो नीरव मोदी का स्पोक्स पर्सन था उसको लगता है कि सिक्योरिटी देनी ही नहीं पड़ती। सो उसने बैंक के मैनेजर को बोला कि हमने कभी सिक्योरिटी दी ही नहीं, उसके बिना ही हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। अगर आपको डाउट है तो आप सीबीएस में चेक कर सकते हो। अब ये सुनकर पीएनबी के मैनेजर ने सीबीएस को चेक किया तो वो शॉक हो गया ये जान के कि आज तक सिक्योरिटी जमा ही नहीं हुई। उसके बाद उस मैनेजर ने हाई अथॉरिटी को कंप्लेन करी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। बट ये सारी चीजें जब हो रही थी उस समय नीरव मोदी अपनी फैमिली को लेकर इंडिया को छोड़ देता है, और जब नीरव मोदी वो पैसे नहीं चुका पाता तो पीएनबी केस फाइल कर देती है सीबीआई के साथ, जिसके बाद नीरव मोदी के जो भी अकाउंट थे उनको सीज कर दिया जाता है। और जब सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करी तो पीएनबी के काफी एम्प्लॉयज का लिंक सामने आया नीरव मोदी के एम्प्लॉयज के साथ। ऐसी डिटेल्स शेयर करी जाती थी जो इलीगल थी। सीबीआई ने एक नोटिस जारी किया ताकि नीरव मोदी को वापस बुलाया जा सके, बट नीरव मोदी ने हेल्थ का बहाना करके वो वापस इंडिया में नहीं है। बाद में ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हुई और नीरव मोदी की जो भी प्रॉपर्टीज थी वहां रेड डालकर उनको सीज कर दिया गया, जिसकी टोटल वर्थ 5,100 करोड़ बताई जाती है। और जैसे ये न्यूज सामने आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। जिनका भी अकाउंट होता है पीएनबी बैंक में वो बैंक के आगे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं अपने पैसे वापस निकालने के लिए। दैट टाइम गवर्नमेंट ने काफी न्यू रेगुलेशन भी लाई जिसमें उन्होंने एलओयू का सिस्टम बैन कर दिया। इन सब के बीच में सीबीआई इंटरपोल की मदद लेता है नीरव मोदी को वापस इंडिया लाने के लिए, जिसपे इंटरपोल पूरे वर्ल्ड में ये नोटिस जारी करता है कि अगर आपको ये इंसान कहीं भी दिखे तो हमें इन्फॉर्म करें। जिसके चलते एजेंसी को एक खबर मिलती कि नीरव मोदी यूके में रह रहा है, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि नीरव मोदी को वापस इंडिया भेजा जाए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर। बट इवन यूके गवर्नमेंट को पता नहीं था कि नीरव मोदी यूके में रह कहाँ रहा। 2019 में एक न्यूज चैनल द टेलीग्राफ के रिपोर्टर को नीरव मोदी दिखता है और वो उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। इन सब के चलते यूके गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि नीरव मोदी रह कहाँ रहा है और वो कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट एक्स्ट्राडिशन की डिमांड कर रहा था, जिससे बचने के लिए नीरव मोदी के लॉयर ने नीरव मोदी की मेंटल हेल्थ और ह्यूमन राइट्स का बहाना दिया कि नीरव मोदी इंडिया में सेफ नहीं है और अगर आप उसे वापस इंडिया भेजोगे तो वो सुसाइड भी कर सकता है। और इतना ही नहीं,
इंडियन कोर्ट में नीरव मोदी का फेयर ट्रायल भी नहीं होगा। इन सब के बावजूद नीरव मोदी वो केस हार जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। बट अभी तक नीरव मोदी का एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ एंड एज पर रूल 28 दिन के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब अगर रिपोर्ट की माने तो नीरव मोदी के लॉयर असाइलम के लिए अप्लाई करने का सोच रहे, जो डंकी मूवी में शाहरुख खान के दोस्तों ने ली थी। और ऐसा नहीं है कि समय के साथ ये स्कैम कम हो रहे, रेगुलेशन लाने के बावजूद भी स्कैम कम नहीं हो रहे। ऐसा ही एक स्कैम हुआ था बहुत पहले विजय माल्या का, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी, अगर आपको देखनी है तो आप वो देख सकते हो।